करके मैं आया था, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के हमारी कोर्स 2 साल की चलनी थी, 2.25 साल। तो मैं आया था, तो हमारा जो घर पर हल चलाता था उसकी वाईफाई, होली के टाइम था, होली के 2-4 दिन पहले मैं आया था, तो वाईफाई तो मैंने 20 रुपया उसको, वाई और पैसा वो सब मांगने लगे कि अब बहुत दिन के बाद नौकरी पकड़ लिए सब बोलने लगी। तो मैं घर से गया 20 रुपया निकाल करके और बड़ी माँ से पूछा, अब पूछ करके फिर उसको मैं दे दिया। तो ये जैसे मेरे एक बड़े पिताजी थे, उनका नाम था जुगेश्वर सिंह, तो उनको पता लगा, तो वो शाम में बैठे थे दरवाजे पर, मुझे एक थप्पड़ मारे। वो पैसा जहां देना चाहिए वहां नहीं देता है, और जहां नहीं देना चाहिए देता है। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। तो मेरी बड़ी माँ ने हमारे तरफ से एक समझिए कि वकील बन के पूछी कि क्यों मारे, हम नौकरी कर रहा है, इतना बड़ा हो गया, कुछ आपको बोल दे तब। तो बोले कि मुझे पता है नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन उसको 20 रुपया नहीं देना था। बेशक वो 20 रुपया की बात नहीं थी, 20 रुपया हल चलाने वाले को दे देना था। तो वो पूछी क्यों, चाहे इसको दिए चाहे उसको दिए। तो उसने बताया जो वो बड़ा रहस्य की बात थी, वो ये बोले कि कितना बार खेती में ये पैसा ले जाएगा और ये पैसा इसकी वाइफ घर में जाएगा, इसका कुछ अनाज पानी खरीदेगा, जो घर की जरूरत खरीदेगा, और सब परिवार को खिलाएगा पिलाएगा। और कल जो है घर में सब खाना पीना सही रहेगा, तो कल हल चलाने उसका आदमी नहीं आएगा, जिससे हल आपका नहीं चलेगा और खेती में मार खाएगा। और यदि उसी के हस्बैंड को वो पैसा हल चलाने वाले को दे दिए होते, तो वो ले जाता और इसका दारू पी जाता, देसी दारू पीता, 2-4-5 रुपया बचता, वही घर ले जाता, जिससे उसको पूरा नहीं होता, फिर काम करता। तो इस टाइप के गांव में मेंटेलिटी हो करके भी काम करवाते थे, और काम करने वाले भी इस मेंटेलिटी के होते थे। यदि अभी भी कुछ इस मेंटेलिटी के तो आदमी होंगे ही। यदि पैसा दे दिया जाएगा तो देखा गया है अक्सर, मैं इधर भी देखा हूं कि पैसा ले जा करके सबको पी खा के अपने ऐश मौज में खत्म कर देते हैं। घर में जाते जाते उसका 1/4 भी पैसा नहीं पहुंच पाता, फिर उनकी हालत वैसे की वैसे रहेगी। इसलिए इसका जो है कुछ निदान इस तरीके से करना चाहिए कि उनके बच्चों पर, परिवार को इसका गलत असर ना हो, सही जिसको मिलना चाहिए मिले। तो मेरे ख्याल से तो यह है कि कुछ 50% अनाज और 50% ही पैसा देना चाहिए इनको, ताकि दोनों काम चल सके। दूसरा, इसका मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं कि बिना काम किए हुए, बिना कर्तव्य का निर्वाह किए हुए किसी को कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए, ना सब्सिडी मिलना चाहिए, ना किसी तरह का भी कोई आरक्षण मिलना चाहिए, मुफ्त में कोई धन मिलना ना चाहिए, साइकिल लैपटॉप ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल पढ़ाई लिखाई या चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों को मदद होनी चाहिए, पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में होनी चाहिए, जिससे सभी पिछड़ापन ना रहे, काफी लोग और सब लोग शिक्षित हो जाएं और आगे काम करें। अधिकार और कर्तव्य को समझे, पहले कर्तव्य का निर्वाह करें, तभी अधिकार मिलेगा। इस तरीके की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। काम बहुत है देश में काम बहुत है। 1 घंटा लगाना, 2 घंटा करा हो तो डिसाइड करके करना चाहिए। लेकिन जैसे पर्यावरण है, खेती है, और भी बहुत कुछ है। जैसे कल बातचीत हुई थी, पेड़ पौधा में समय व्यतीत कर सकते हैं लगाने में, पानी बचाने के लिए तालाब उलाव का कुछ निर्माण हो सकता है इलाके में, जहाँ के ये सब लोग रहते हैं, जहाँ के ये सब पटना है। इस तरीके का काम होना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि मैं कुछ कर्तव्य करके ही कर रहा हूँ, मुफ्त में नहीं ले रहा हूँ। तो
इससे काफी राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिलेगा। मुझे तो यही लगता है, बाकी अभी साहब बाबू बताएंगे। जय हिंद साहब। साहब बाबू आए, कुछ बोले। साहब बाबू। जी सर, इसी तरह जिस तरह ये में बताया गया, ये फ्री में सब देकर अकर्मण्यता का बढ़ावा हो, लोग फिजिकल लेबर भी कम करने लगे। हाँ, और उसी तरह इसका शिक्षा में भी वही किया सर। हाँ, आरक्षण करके वगैरह वगैरह सब मेरिट को सप्रेशन किया। इसका भी प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। इसका तो है ही है सर, इसमें होना ही चाहिए कि नो वर्क नो पे का जब फॉर्मूला ही है, जितना काम कीजिए उतना मजदूरी लीजिए, इक्वल वर्क इक्वल पे। शोषण नहीं होना चाहिए, तो पहले थोड़ा शोषण होता था, इसलिए ज्यादा खटाता था, कम पैसा देता था, तो इस सबसे भी बहुत नेगेटिव मार्किंग हुआ। बैलेंस मैंने इस बैलेंस हुआ समाज में बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी सर। अब मैं भी अब कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पहले ये समझना होगा। राष्ट्र निर्माण समझना बहुत आसान है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? जब 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आया तो मशीनीकरण बढ़ गया। मशीनीकरण से उत्पादन ज़्यादा होने लगा। उन लोगों के यहाँ उत्पादन के खपत ज़्यादा नहीं था, तो नया नया बाज़ार वो लोग खोजने लगे। नया बाज़ार खोजने में क्रम में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की भारत में भी आई और मैनचेस्टर का कपड़ा आने लगा। हम लोगों के यहाँ का जो ढाका जो बहुत अच्छा उद्योग था वो खत्म हो गया। हम लोग एक दिन जो चर्चा किए थे कि गरीबी नाम की नदी का उद्गम स्थल क्या है, विलीन स्थल क्या है, और बीच बीच में पड़ने वाले मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ये प्रायः गरीबी का दुष्प्रभाव पर चर्चा होते रहती है, लेकिन गरीबी क्यों और कैसे आती है इस पर कभी चर्चा हुई ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि यूरोप के औद्योगिकरण का प्रतिफल दो तो हुआ। यूरोप में खुशहाली आई और भारत में बदहाली आई। भारत में गरीबी बढ़ने लगी, काफ़ी गरीबी बढ़ी भारत में सब देखे हम लोग। अब ये तो हुआ मशीनीकरण का दुष्प्रभाव। अब नया चीज आ गया है, रोबोट आ रहा है। अब रोबोट की संख्या जो है मनुष्य के मानव जनसंख्या के वृद्धि से 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। तो नतीजा क्या होगा कि माना जाता है अगर ग्राफ बनावेंगे रोबोट के वृद्धि का और मानव जनसंख्या वृद्धि का, तो ये आता है कि 2040 में दोनों आपस में मिल जाएंगे। अर्थात 2040 में ये आपको 65% परंपरागत जॉब्स जो है ना रोबोट्स छीन लेगा।
जब काम आदमी को नहीं रहेगा तो वो गरीबी की ओर धकेल दिए जाएंगे। समय उनको गरीबी की ओर धकेल देगा। तो गरीबी के उत्पत्ति वगैरह पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आज उस पर नहीं करेंगे। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यही है कि जो भी 18 साल का हो गया यानी बालिग हो गया, उसको न्यूनतम जीवन यापन के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। 35% तो कमाएंगे अच्छा इनकम भी होगा, तो उनको बोझ उठाना पड़ेगा 65% का। तो यहाँ पर आता है कि जब उनसे टैक्स लीजिए और इनको दीजिए, नहीं देंगे तो आपको अराजकता फैलेगी और जो जो बेरोजगारी के दुष्परिणाम आते हैं वो सभी आएगा। अकेले गरीबी नहीं आएगी, बहुत सा चीज आएगा। तो ये सामाजिक आर्थिक समस्या है, न्यूनतम आर्थिक पैसा देने के लिए। अभी ये समस्या यूरोप में आ रही है, लेकिन ये जापान और रूस में ये समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या एक तरह से निगेटिव है बढ़िए नहीं रहा है। लेकिन जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और जॉब छिना रहा है, वहाँ तो जॉबलेसनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मिल रहा है, सब जगह पैसा मिल रहा है, सब्सिडी के नाम पर मिल रहा है, विभिन्न नामों से मिल रहा है। तो ये राजनीति आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जनता पार्टी हो। 77 में आया जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल आया, फिर कांग्रेस आया, फिर संयुक्त सरकारें आई फिर बदलते रहा, लेकिन सब्सिडी कोई ख़त्म नहीं किया। अब देखा कि चलो 1950 में आरक्षण ला दिया कि लोग को बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छा तरीका है लोगों को बांटने का, जितना बांट सके बांटो। तो अब ये चर्चा है कि अब इसमें से राजनीति हट जाए, हर पार्टियां तो यही करती हैं। तो ये सब्सिडी को एक सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में उसके अब चूंकि प्राय हर आदमी का बैंक अकाउंट हो ही गया है तो एगो विशेषज्ञ समिति बना करके जो न्यूनतम जीवन यापन के लिए पैसा की जरूरत है वो उनको दिया जाए, और ये सारा राशन पानी ये सब बंद किया जाए और उनको पैसा दिया जाए खरीदने के लिए, खरीद के अपना न्यूनतम जीवन यापन करें। अब ये आ रही है बात कि इनको बैठा के क्यों खिलाया जाए, जब न्यूनतम जीवन यापन भत्ता यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगा सरकार, तो इनसे कम 1 घंटा काम लिया जाए, इनकी योग्यता के अनुरूप इनसे कोई काम लिया जाए, और काम की कोई कमी नहीं है। और 1 घंटा समय इनके कौशल, इनके स्वास्थ्य और इनकी उद्यमिता को बढ़ाने में लगाया जाए तो इससे क्या होगा, वो समझेंगे कि हम राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान दें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी फिर दूर होने लगेगी। तो ये राष्ट्र निर्माण में बहुत सा चीज़ है। अब इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि 1929-30 में महामंदी आई थी अमेरिका में। तो चूंकि अमेरिका बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश है, तो कहा जाता है कि अमेरिका छींकता है तो दुनिया भर के लोगों को जुकाम होने लगता है। तो वहाँ हो गया, आर्थिक मंदी आ गई और सरकार बहुत कुछ दिया जैसे अभी जो आप देख रहे हैं, आपको गैस में सब्सिडी, 2 रुपया किलो चावल
3 रुपए किलो अनाज जो भी मिल रहा है, 5 लाख रुपया तक के इलाज सरकार कम नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा दे रही है। लेकिन इससे क्या होगा, काहिलपन बढ़ रहा है। उनको उनकी श्रम उत्पादन शक्ति जो है उनकी कम होने लगी है। अब आप देखें, आप लोग याद करें, 20-25 साल पहले जितना लोग काम करता था अभी उतना काम नहीं कर रहे हैं। उनमें उद्यमिता की भावना नहीं बढ़ रही है, उनका कौशल नहीं बढ़ रहा, उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो रहा है। तो ये होते 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 आखिर ये कब तक चलेगा? तो फिर नया सरकार आएगी, वो भी आवेगा। पूर्व के सरकार में हुआ है कि लोन माफी, तो अगले साल यूपी में चुनाव है, वहाँ लोन माफी होबे करेगा। फिर 24 में चुनाव है, वहाँ तो इस समय क्या होगा कि हमारा राष्ट्र जो है ना पतन के मार्ग पर चला जाएगा। अब यही आर्थिक महामंदी अमेरिका में आई तो एक व्यक्ति हुआ, वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ और बोला कि हम फ्री का कोई चीज़ नहीं देंगे, हम इनसे काम लेंगे, पैसा देंगे। और वो आदमी जीत गया 1932 के अमेरिका चुनाव में, और जो बहुत कुछ दिया हार गया। इसलिए अमेरिकी लोग के मन में बैठा कि ये नेता लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों को काहिल बना रहे हैं। बेटर है कि कुछ पैसा लिया जाओ, ये काम क्या दे रहा है देखें हम लोग। वो बताए कि हम नदियों को बांधेंगे, उसमें से नहर निकालेंगे, उस पर वृक्षारोपण करेंगे, जहाँ तालाब बनाएंगे, मछली का पालन करेंगे, तरह तरह की बातें बताया। और लोगों ने उसकी बातों में आशा भरी नजरों से कुछ रास्ता दिखाई दिया, लोगों ने उसको जिताया। और सबसे बड़ी योजना एक टीवीए उन्होंने बनाया, टेनेसी वैली अथॉरिटी, 5 विभाग मिल के बनाया। वो नहर भी बना, टेनेसी नदी में बांध बना, उससे बिजली भी पैदा होने लगा। नहर बना तो उसके किनारे पर रोड बना, और उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण हुआ, जगह जगह तालाब बना, उसमें मत्स्य पालन हुआ। लोग खुश थे, सबको पैसा मिला, सब काम किए, और अमेरिका बहुत ज़्यादा तरक्की किया। फिर अभी वो रास्ता छूट गया, युद्ध वगैरह हुआ, पुरानी बातें खत्म हो गई। तो 1932 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति किया, वो मुफ्त में कुछ नहीं दिया, मुफ्त में सब बंद कर दिया। तो उसकी बातों पर आज भी चर्चा हो रही है कि हम मुफ्त में ना दें, इनसे काम लें, और इनको कुछ हम इनकी योग्यता बढ़ाने में, इनका कौशल बढ़ाने में और इनका स्वास्थ्य को और अच्छा करने में जो भी हो सकता है वो शिक्षा दिया गया, उनसे काम भी लिया गया। अभी SK सिंह साहब ने भी बताया कि कौन कौन क्षेत्र में इन लोगों को काम दिया जा सकता है। यानी नदी की सफाई, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के तालाब के खुदाई जिसमें मछली का भी पालन हो सकता है। और ये किसी के खेत, जिसके पास खेती है उसी के यहाँ 1 घंटा ये काम करने दें खेत में, तो इससे क्या होगा, खेती का उत्पादन बढ़ेगा हम लोगों को। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो दुनिया भर में जाएगा। अभी दुनिया में बहुत मांग है भारतीय उत्पाद का, हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो ये भारत फिर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। 1932 का जो अमेरिका जो अगले 8 साल में कितना तरक्की किया, इतिहास में सब दर्ज है, सब लोग पढ़ सकते हैं। यही बात है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम तय किया जाए, और सभी जो बालिग हैं उनको 1 घंटा काम कराया जाए, और उनको न्यूनतम जीवन यापन के लिए पैसा दिया जाए, और उनके स्वास्थ्य और उनका कौशल और उनके उद्यमिता की भावना में
विकास ला करके राष्ट्र निर्माण किया जाए, यही मुझे कहना था और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजेंद्र बाबू आ गए हैं। राजेंद्र बाबू को प्रणाम। आप अगर कुछ इसमें कहना चाहते हैं तो आप बोल सर सकते। प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ठीक नहीं है इसीलिए नहीं आज आप तो भी सुन ले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जी बहुत जी जी कोई कोई बात नहीं है राजेंद्र बाबू, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अब इसमें अगर आपके मन में एसके सिंह साहब कुछ बातें छूट गई हो तो आप जोड़ सकते हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है कि किसी को भी हम राष्ट्र के निर्माण में सहयोग और खास करके जो वयस्क हो गए हैं उनको जीवन यापन के लिए तो चाहिए, धन तो चाहिए। वो धन की व्यवस्था सरकार करे लेकिन उससे काम भी ले, और जो व्यवस्थित यदि होंगे तो सही रूप से एक वहां माहौल बनेगा, एक व्यवस्था बन जाएगी कि और इसमें सब्सिडी जो कुछ लेने वाले हैं ये काफी कुछ सच्चाई पर आए। जैसे एनजीओ कभी फर्जी मिला, वैसे भी राशन में भी अभी काफी फर्जी लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो भी जाके ले रहे हैं। उनके पास धन है काम भर और आ भी रहा है, इनकम भी है। तो यदि इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी तो अपने आप उसमें भी कमी आएगी और राष्ट्र निर्माण होगा। जैसे एग्रीकल्चर है, पढ़ाई है, बांध बांधने की है, नदियों में तालाब खुदवाने की है। और बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि बंधा जब बन जाएगा तो उस तरह रास्ता भी हो जाएगा, दोनों तरफ पौधे भी लग जाएंगे, पर्यावरण भी अच्छा हो जाएगा। नदी को बांधने से सिंचाई का भी, नहर निकलने से सिंचाई का भी काम होगा, खेती में भी पानी मिलेगा तो अच्छा उत्पाद होगा। और यदि नदियों को बंधेगा तो बांध बनने से बाढ़ जो आता है, बाढ़ की जो स्थिति आती है उसमें भी काफी बचाव होगा, तो क्षति भी कम होगा, नुकसान भी कम होगा, फसल का नुकसान हो या घर द्वार का नुकसान हो। तो इस तरीके के सहयोग राष्ट्र निर्माण में बहुत जरूरी है। और आरक्षण, मुफ्त में सब्सिडी या मुफ्त में कोई भी धन, बिल्कुल इसको भूल जाना चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण सही रूप में हो पाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। बाबू आप धर्म कुछ के बिना जोड़ना चाहेंगे क्या? मुस्लिम काम होता है और उसका कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं होता है। इतना इतना मंदिर का संपत्ति है, उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है, तो उन्हें आसानी से लोग दे देते हैं। उसका कितना है, वह अथाह धन है मंदिरों में भी। हो गई बातें साहब बाबू। जी सर। चलिए बहुत अच्छा हुआ, अब आप लोग आए, सभी को आभार। आगे भी आते रहे। राजेंद्र बाबू की आज तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य लाभ की हम लोग कामना करते हैं। और इन्हीं सब बात के साथ आज की परिचर्चा समाप्त हुई। फिर हम लोग इसी विषय पर एक दिन और परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र बाबू को प्रणाम।